So, good evening, everyone. Today is 8th of July 2026, and today's our scholar is Premila Chaudhary ji, who is giving us the lecture on the batch flowers. So, it is an interesting topic and a quite new topic for the non-Vistro students, because Vistro students might have heard one or the twice, but for the non-Vistroians, it is a very new topic that you are going to experience. So, Pramila Chaudhary ji, over to you. And with your blessings, sir, can we start? Thank you, Archana ji. Yeah. Thank you, Wish you all the sir. best, Pramila. Thank you, sir. Thank you so much. All the best. मैं अपने सभी फेलो फ्रेंड्स का थैंक यू करती हूँ। मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजन को और जितने भी मेरे मेंटर्स हैं उन सबको याद करते हुए प्रेयर्स के साथ मैं उनकी ब्लेसिंग्स मांगती हूँ एंड अपनी क्लास का शुरुआत करूंगी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मश्री गुरु पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो फ्रेंड्स, मेरा जो मोड रहेगा क्लास का वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मिक्स रहेगा। मेरी सारी स्लाइड्स आपको इंग्लिश में विजिबल होंगी। इन केस अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो हम लास्ट में उसके बारे में ले सकेंगे, बीच में इंटरप्शन हम नहीं करेंगे। तो मेरा जो टॉपिक है, मैं जो वैदिक साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में अंडरस्टैंडिंग इमोशनल हेल्थ थ्रू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड बैच फ्लावर रेमेडीज, इसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। 1988 में मैंने अपनी मास्टर्स इन कॉमर्स किया था एंड देन 1 ईयर का मैंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करके फिर 5 साल के लिए मैंने गवर्नमेंट में जॉब किया था। पर कुछ फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से मुझे 95 में जॉब से रिजाइन करना पड़ा और तब मेरा पूरा फोकस अपनी फैमिली को देखने में लगा। एंड जब मेरे धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे तो मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलने लगा, तो अब मन कुछ करने के लिए मांगता है। तो मैंने ना योगा क्लासेस वगैरह ज्वाइन करी और वो कहीं ना कहीं मेरा एक पैशन बन गया। 2007 में मैं आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी। वहां पे मैंने सुदर्शन क्रिया, योगा, प्राणायाम सीखा एंड वो योगा जैसे मेरा पैशन था ही। एंड फिर मैंने वहां पर एज एन फैकल्टी 2009 में ज्वाइन कर लिया। तो मोर एंड मोर अभी मेरी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो 2016 में मैंने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो योगा का एक एग्जाम होता है उसको दिया और साथ ही साथ मैंने एनडीडीवाई से 3 साल का नेचुरोपैथी का भी कोर्स किया। अभी जर्नी यहाँ पर नहीं रुक रही थी, इस बीच में कोविड आ गया। कोविड में जैसे टाइम पास करना सबके लिए मुश्किल था एंड ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज काफी मिल रही थी। तो वहां से मैंने रेकी, टैरेट एंड मर्मा थेरेपी एंड छोटी मोटी और भी चीजें सीखी। बट अभी भी जैसे कुछ भूख थी सीखने की। एंड 2022 में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली बैच फ्लावर थेरेपी सीखने की। अगेन मैंने इसको सीखा, मैंने लेवल 1 किया, लेवल 2 किया। फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये इतनी सुंदर नॉलेज है, इसको आगे लोगों तक बढ़ाना चाहिए। तो मैंने 2023 में इसका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया एंड तब से मैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट हूँ फॉर द लेवल 1। एंड अभी भी कुछ ना कुछ कमी लगी रही थी। तो मेरे को 2023 सितंबर में एस्ट्रोलॉजी में ज्वाइन करने का मौका मिला। शायद मेरी सोल ये मांग रही थी एंड तब से लेके अब तक मेरी ये कंटिन्यू जर्नी चल रही है। दिसंबर 2024 में सर का मेरे से मिलना हुआ। सर ने एक सेशन हमारे घर में लिया था एंड बहुत ही अमेजिंग सेशन था, बहुत ही अच्छा सेशन गया। और मैं उस समय इतने इंस्पायर्ड हुई इनकी नॉलेज से कि तब से मैं कंटिन्यूअसली अपने प्रोफेसर कृष्णकांत सर के साथ जुड़ी हुई हूँ एंड उनकी जितने भी कोर्सेज हैं वह कर रही हूँ और अभी उनके गाइडेंस में मैं अपना रिसर्च वर्क भी आगे बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ जो मेरा विजन है वो है इस रिसर्च को लेके कि वैदिक साइंस एंड ऑल्टरनेट थेरेपी को, इसकी जो गहराई में समझ को हासिल करना
और उससे जो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं उनकी मदद करना। वैदिक साइंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो है हमारी वैदिक नॉलेज और मॉडर्न साइंस को दोनों को आपस में मिलाकर कंबाइन करके वर्क करती है। और इस संस्था का उद्देश्य भी यही है कि किसी भी व्यक्ति की हेल्थ के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम से जानना, और एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से सब लोगों तक पहुंचाना। तो हमारे प्रोफेसर कृष्णकांत सर का कहना है, वी डू नॉट जस्ट टीच एस्ट्रोलॉजी, वी मेक द एस्ट्रोलॉजर। एंड यही वैदिक साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स थ्रू वैदिक विजडम, यानी कि वैदिक ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों की खोज करना। तो यहाँ मेरा रिसर्च टॉपिक रहेगा, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल हेल्थ थ्रू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड द बैश फ्लावर रेमेडीज। तो आइए जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वह एक शास्त्र है जिसमें हम इसको साइंस ऑफ लाइट भी कहते हैं। ये भारत की बहुत ही पौराणिक और प्राचीन जो है ज्ञान है। तो ज्योतिष जो है बेसिकली आप देखें तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ज्योति जमा ईश। ज्योति का मतलब है कि वह दिव्य प्रकाश जो हमें जीवन की एक सही दिशा प्रदान करता है। एंड ईश मतलब परमात्मा की रोशनी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, यहाँ पर हम प्लेनेट और नक्षत्रों की मूवमेंट का मनुष्य के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी समझ ज्ञान लेते हैं। और इस ज्ञान के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की, उसके क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, उसकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, और उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ताकि वो उसको समझ के अच्छे से अपनी लाइफ के डिसीजन ले सके, यह जानते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ज्योतिष। अलग अलग शास्त्रों में ज्योतिष की अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया है और इसको अलग अलग तरीके से बताया गया है। एक शास्त्र में लिखा है, वेदस्य चक्षुकिल शास्त्र मेतते, यानी कि ज्योतिष को जो है वेदों की आंखें कहा गया है। जिस तरह से हम अपनी आंखों के माध्यम से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, पूरे संसार को देखते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष जो है हमारे समय, कर्म और भाग्य के जो सूक्ष्म प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ते हैं, उन रहस्यों का उजागर करता है। एक अन्य शास्त्र में कहा गया है, यदुपचित मन्ये जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणा पंक्तिम व्यम जयति शास्त्र में तत्मसी दीप इवा। यानी कि जब हम एक छोटा सा दिया जलाते हैं या लैंप जलाते हैं, तो वह आसपास के सारे अंधकार को दूर करते हुए उसको प्रकाशमान कर देता है। इसी प्रकार जो ज्योतिष है, वह हमारे पूर्व जन्मों के शुभ और अशुभ कर्मों के प्रभावों को नष्ट करने में हमारी मदद करता है। व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तीन ब्रांचेस मेन कही गई हैं। पहली है संहिता, दूसरा है गणित एंड तीसरा है होरा। संहिता के अंदर इसको हम मुंडेंट एस्ट्रोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये जितने भी हमारे वर्ल्ड रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि कहाँ कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आएगा, वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, वहाँ क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं या होंगे, वहाँ का वेदर कैसा है, इन सब की जानकारी हमको संहिता से मिलती है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। एंड गणित के माध्यम से हम प्लेनेट एंड नक्षत्रों की कैलकुलेशन मैथमेटिकल रूप में करते हैं, उनकी मूवमेंट्स को हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जान पाते हैं। होरा शास्त्र के अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति की एक जन्म कुंडली बनाते हैं और उस जन्म कुंडली के माध्यम से उस व्यक्ति के जो भी मेन मेन लाइफ इवेंट्स होते हैं, लाइक उसका विवाह कब होगा, उसकी जॉब कब लगेगी, उसके रिलेशनशिप कैसे चलेंगे, उसकी हेल्थ कैसी होगी और उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ किस तरह से होगी, इन सबको हम जानने का प्रयास करते हैं। की फैक्टर्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तीन मुख्य भाग हैं। पहला है प्रॉमिस, नेटल चार्ट। तो जब भी कोई एक कुंडली बनती है, उस कुंडली में जो भी प्लैनेट बैठे होते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे पास्ट कर्मा और लाइफ में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमको बताते हैं।
और इनसे हम ये जान पाते हैं कि जीवन में हमारे जो मुख्य मुख्य इवेंट है, जैसे हमारे पास लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, तो वो क्या पूछते हैं, मेरे बच्चे की शादी कब होगी, इसकी जॉब कब लगेगी, एंड इसका आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, ये धार्मिक रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सब की जानकारी के लिए हम देखते हैं कि उस चार्ट में इस इवेंट से रिलेटेड प्रॉमिस है या नहीं है। उसकी पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमको प्रॉमिस से पता चलता है। दशा क्या है? दशा कुंडली में वह प्रॉमिस है, वो किस समय फ्रक्टिफाई होगा वह उसके बारे में बताता है। एंड ट्रांसिट, जो प्रेजेंट टाइम में प्लैनेट्स की और राशियों की मूवमेंट्स हो रही है, वो उनसे जो मैप तैयार हो रहा है, तो उससे हमें पता चलता है कि अभी हमारा जो प्रॉमिस पूरे होने का राइट टाइम आ गया है या नहीं। तो अगर किसी भी चार्ट में हम देखें कि प्रॉमिस है और दशा एंड गोचर नहीं है, तो हमारा जो इवेंट है वो फ्रक्टिफाई नहीं होगा। और इसी तरह अगर मान लो हमारा प्रॉमिस भी है और दशा भी है और साथ में गोचर नहीं है, तो भी हमारा इवेंट फ्रक्टिफाई नहीं होगा। तो किसी भी इवेंट को फ्रक्टिफाई होने के लिए उस चार्ट में उसका प्रॉमिस, उसकी दशा और उस गोचर का होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है, आइए बर्थ चार्ट के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, तो हम क्या करते हैं, उससे उसकी बर्थ डेट पूछते हैं, उसका टाइम ऑफ बर्थ पूछते हैं और उसका प्लेस ऑफ बर्थ जानते हैं। तो उसके द्वारा हम क्या हासिल करते हैं कि हम ये देखते हैं कि उस समय पे जो प्लेनेटरी पोजीशन के द्वारा एक मैप तैयार हुआ है, वो जो मैप तैयार हुआ है उसको हम कुंडली या बर्थ चार्ट के नाम से जानते हैं। तो इस बर्थ चार्ट के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी एंड उसकी लाइफ जर्नी क्या है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, एंड उसकी जो ताकत क्या है चैलेंजेस को फेस करने की, एंड सम देयर आर कार्मिक पैटर्न्स, तो वो उसकी कार्मिक पैटर्न्स क्या हैं, इन सब की हम नॉलेज लेते हैं। तो ये इस बर्थ चार्ट को बनाने के चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है हमारे हाउसेस, जिसको हम भावा कहते हैं। दूसरा जॉडिक साइन, जिसको हम राशि के नाम से जानते हैं। तीसरा प्लेनेट, ग्रह बोला जाता है। एंड चौथा नक्षत्र। तो इन चारों की कंबाइंड स्टडी करके हम किसी भी व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लाइफ का पता लगा सकते हैं। उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ग्रोथ कैसी होगी, यह भी हम इस कुंडली के माध्यम से ही जान पाते हैं। आइए इसको हम एक एक करके जानेंगे। जॉडिक साइंस, राशि। एक कुंडली में 12 राशियां होती हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति की नेचर और उसकी पर्सनालिटी के बारे में, और उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसके इमोशंस क्या है, वो अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करता है, ये सब हमें वहां से राशि के माध्यम से पता चलता है। और भाव हमें ये बताते हैं कि हमारी लाइफ का कौन सा एरिया अफेक्टेड होने जाना है वाला है। एंड राशि से हमें ये पता चलता है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो किस प्रकार से अफेक्टेड होगा। तो ये जो 12 राशियां हैं, इन सब 12 राशियों की अपनी एक अलग अलग सिग्निफिकेशंस होती हैं, और ये व्यक्ति के इमोशंस को बतलाती हैं, उसके थॉट प्रोसेस को, उसके बिहेवियर पैटर्न को बताती हैं। तो अभी हम जानेंगे कि अलग अलग राशियां किस तरह से ये हमारे बिहेवियर पैटर्न को दिखाती हैं। तो मेष राशि के जो लोग हैं वो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। दे आर वेरी करेजियस, एनर्जेटिक एंड ऑलवेज रेडी टू टेक द इनिशिएटिव। एंड ऋषभ लगन की जो लोग हैं, दे आर वेरी स्टेबल, प्रैक्टिकल, पैशनेट एंड कंफर्ट लवर होते हैं, बिकॉज इट्स अ वीनस साइन। एंड मिथुन राशि वाले लोग, दे आर वेरी कम्युनिकेटिव, दे आर अडेप्टेबल, इजी टू अडेप्ट एवरी सिचुएशन एंड थिंग, एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। कर्क राशि के लोग इमोशनल होते हैं, एंड दे हैव मदरिंग एंड नर्चरिंग क्वालिटीज, एंड दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन्स। सिम्हा लगन के लोग, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव एंड बॉर्न लीडर्स होते हैं। कन्या लगन के लोग, दे आर वेरी एनालिटिकल, परफेक्शनिस्ट एंड सर्विस ओरिएंटेड। तुला लगन के पर्सन्स आपको डिप्लोमेटिक मिलेंगे। दे हैव बैलेंस्ड नेचर, चार्मिंग एंड गुड इन रिलेशनशिप। वृश्चिका लगन के पर्सन्स आपको, दे आर वेरी इंटेंस काइंड ऑफ पर्सन्स, वेरी पैशनेट, डिटरमाइंड एंड डीपली इमोशनल होते हैं।
धनु लगन के लोग आपको ऑप्टिमिस्टिक, एडवेंचरस, फिलोसफिकल एंड फ्रीडम लविंग होंगे। मकर लगन में आपको देखने को मिलेगा कि दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, एम्बिशियस, रिस्पॉन्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग एथिक वर्क। दे आर सो मच वर्कहोलिक। कुंभ लगन के लोग वेरी इंडिपेंडेंट, इनोवेटिव, ह्यूमैनिटेरियन एंड आउट ऑफ बॉक्स थिंकर। मीना लगन के लोग कंपैशनेट, इंट्यूटिव, स्पिरिचुअल एंड एम्पैथेटिक होते हैं। हाउसेस के बारे में बात करें तो आप इसको एक बहुत ही सिंपल वे से समझ सकते हैं कि हम एक बहुत बड़े घर में रह रहे हैं, और उस घर में जो है 12 कमरे हैं। एंड वो 12 कमरे जो हैं आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज को बताते हैं कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीजें होंगी। तो ये जो जॉडिक साइंस है ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बताता है, और जबकि हाउसेस आपको ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा इवेंट होगा। आइए अब इन भावों के बारे में भी थोड़ा सा जान ले कि फर्स्ट भाव को हम तनु भाव कहते हैं और इसका कारक सन है। ये हमारी सेल्फ, पर्सनैलिटी एंड हेल्थ के बारे में बताता है। और अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ये हमारे हेड एंड ब्रेन को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा है धन भावा। धन भाव का कारक जुपिटर है। ये हमारी फैमिली, वेल्थ एंड स्पीच को रिफ्लेक्ट करता है। एंड बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ये हमारे फेस, माउथ और थ्रोट को बताता है। थर्ड इज सहज भावा। इसका कारक मास है। यह हमारी करज, हमारी कम्युनिकेशन एंड सिबलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। और इसको बॉडी पार्ट्स में देखें तो ये हमारे आर्म्स एंड शोल्डर्स को बताता है। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक ही आपको लाइफ एरिया दिए हैं, पर ये जो सिग्निफिकेशंस है यहीं पर खत्म नहीं होती, यहाँ पे और भी बहुत सारी सिग्निफिकेशंस होती हैं। फोर्थ भावा इज मातृ सुख भावा। इसका कारक मून है। इट शोज मदर, होम एंड प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स एंड हमारा जो फैमिली कंफर्ट है वो भी हम इसी से देखते हैं। और बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ये हमारी चेस्ट, हार्ट एंड लंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। पूर्व पुण्य भावा, इसका कारक जुपिटर होता है। इट शोज अवर इंटेलिजेंस, चिल्ड्रन एंड सिक्योरिटी। एंड अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ये हमारे हार्ट, लिवर एंड एब्डोमेन को रिफ्लेक्ट करता है। सिक्स्थ है रोग भावा। यहां से हम रोग, ऋण एंड शत्रु के बारे में देखते हैं। इसका कारक मास है। एंड अगर बॉडी पार्ट्स को देखें तो ये इंटेस्टाइन एंड किडनी को रिफ्लेक्ट करता है। सातवां भाव है हमारा कलात्रा भाव, जिसको हम स्पाउस के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी मैरिज एंड पार्टनरशिप को बताता है। एंड इसका कारक वीनस है। एंड हमारे जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये जो हमारे को सातवें भाव से देखने के लिए मिलते हैं। आठवां भाव हमारा आयुष भाव है, जिसको हम आयु भाव भी कहते हैं। इसका कारक सैटर्न है। और यहाँ से हम लॉन्गेविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च ये देखते हैं। एंड हमारे जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो हम आठवें घर से देखते हैं। नौवां है हमारा धर्मा भाव, कारका इज जुपिटर। एंड यहाँ से हम फॉर्चून, हमारा लक, फादर, गुरु एंड हायर लर्निंग को देखते हैं। एंड बॉडी पार्ट्स की बात करें तो हिप एंड थाइज यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं। 10वां भाव है हमारा कर्म भाव। सैटर्न कारका है। यहाँ से हम करियर, प्रोफेशन एंड रेपुटेशन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। एंड बॉडी पार्ट्स में ये हमारे नीज को दर्शाता है। 11वां हमारा लाभ भाव है, कारका जुपिटर है। एंड यहाँ से हमारे इनकम, गेन्स एंड फ्रेंड सर्कल के बारे में, हमारा नेटवर्किंग सर्कल, उसके बारे में पता चलता है। एंड हमारे काफ एंड एंकल्स हम 11वें भाव से देखते हैं। 12वां है हमारा व्यय भाव। इसका कोई सिंगल एक कारका नहीं दिया गया है। और यहाँ से हम अपने एक्सपेंडिचर, लॉसेस, फॉरेन लैंड, मोक्षा, आइसोलेशन को देखते हैं। और अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो हम पैरों को यहाँ से देखते हैं। अभी तक हमने भाव के बारे में और राशियों के बारे में जाना। अब हम प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स है वो हमारी अलग अलग एनर्जीज को बताते हैं और हमारे अलग अलग साइकोलॉजिकल फंक्शंस को दिखाते हैं। तो इसमें जैसे सन है, सन हमारी आइडेंटिटी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे कॉन्फिडेंस एंड हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। मून जो है हमारा माइंड है, ये हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशनल सिक्योरिटीज को बताता है। मार्स
ये एक्शन, करेज, एम्बिशन एंड डिटर्मिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है। मरकरी हमारी कम्युनिकेशन स्किल को, हमारे इंटेलिजेंस को, रीजनिंग एंड एनालिटिकल पावर को रिफ्लेक्ट करता है। जुपिटर हमारे विजडम को, हमारी नॉलेज, ऑप्टिमिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी को बताता है। एंड वहीं वीनस जो है हमारे लव, रिलेशनशिप एंड हार्मनी को रिफ्लेक्ट करता है। सैटर्न हमारे को बताता है कि कितना व्यक्ति डिसिप्लिन है, कितना रिस्पॉन्सिबल है, और उसके कार्मिक लेसन्स क्या हैं, उसको सहन करने की कितनी शक्ति है, वह उसके बारे में बताता है। राहु से हम मटेरियल डिजायर्स, एम्बिशन, इनोवेशन एंड अनकन्वेंशनल एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। और वहीं केतु से हम उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, डिटैचमेंट, इंट्यूशंस एंड लिबरेशन को देखा जाता है। तो आइए नक्षत्रास के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो एक पूरे जॉडिक्स में जो है हमने देखा 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, और वो 360 डिग्री का डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ईच जॉडिक इज डिवाइडेड इनटू 27 नक्षत्र। इन 12 राशियों के अंदर ही हमको इन 27 नक्षत्र को प्लेस करते हैं। एक नक्षत्र जो है 13 डिग्री से 20 मिनट का डिस्टेंस कवर करता है। फिर हम इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम पादा के नाम से जानते हैं। और हर एक पादा 3 डिग्री 20 मिनट का डिस्टेंस कवर करता है। आइए अब जानते हैं कि कुंडली कितने प्रकार की होती है। बेसिकली 4 प्रकार की कुंडली देखी जाती है: नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। परंतु ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हमारे यहाँ इतनी पॉपुलराइज नहीं है। तो बेसिकली हम अपने यहाँ पर नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन चार्ट्स ही यूज करते हैं। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट्स में क्या है, हमारे भावा फिक्स होते हैं, परंतु राशियां जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं। परंतु साउथ इंडियन चार्ट्स में क्या है, हमारी राशियां फिक्स होती हैं, और हमारे जो भावास हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। आइए अब थोड़ा सा जानते हैं कि व्हाट इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वैदिक साइंस की एक ब्रांच है। एंड इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं, राशि है, भाव है, या ह्यूमन हेल्थ है, इन चारों का हम आपस में कनेक्शन स्टडी करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की अगर आपको फिजिकल, मेंटल और इमोशनल टेंडेंसी को पता लगाना है, तो वह हम बर्थ चार्ट के माध्यम से बहुत इजीली देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपका इलाज करने में आपकी मदद कर रही है, ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको एक ग्लिम्स देती है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आप किस किस हेल्थ इशू से गुजर सकते हो, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस इमोशनल पैटर्न से गुजरेंगे, या आपका इमोशनल पैटर्न क्या है। तो जब एक व्यक्ति इस चीजों के बारे में जान लेता है, तो वो अपने डिजीज के प्रति या अपनी कमजोरियों के प्रति बहुत अवेयर हो जाता है। और उस अवेयरनेस के द्वारा वो होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच अपनाकर अपने आप को हेल्थी रखने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर ऋषि चरक ने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा है: सम दोषा स्माग्नश्चि सम धातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति भीयते। तो अगर एक व्यक्ति जिसका जो है तीनों दोष, कफ, वात, पित्त समभाव में है, एंड जिसका डाइजेशन फायर बहुत अच्छा है, एंड जिसकी बॉडी स्ट्रांग है, अच्छी है, एंड साथ ही साथ उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है, तो जब ये काम होते हैं तो वो व्यक्ति जो है अपने मन से, अपनी इंद्रियों से और अपनी आत्मा से खुश रहता है, पीसफुल रहता है, तो वही व्यक्ति स्वस्थ होता है। उन्होंने आगे ये और कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति खाली फिजिकल से आपको नहीं दिखता कि वे हेल्दी है, क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है, हमारी बॉडी एंड माइंड में इम्बैलेंसिंग आ जाती है। तो जब हमारी बॉडी एंड माइंड में इम्बैलेंस आता है, तो हम कुछ नेगेटिव इमोशंस को ले लेते हैं, वो हमारे को तंग करने लगते हैं। लाइक जैसे किसी को डर लगता है, कोई गुस्से में रहता है, कोई अपने अंदर कुछ ना कुछ ग्रीफ पाले रखता है, स्ट्रेस में रहता है। तो इन सब से क्या होता है, हमारी फिजिकल बॉडी भी अफेक्टेड होती है, हमारी मेंटल बॉडी भी अफेक्टेड होती है, हमारी इमोशनल बॉडी भी अफेक्टेड होती है, और व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आप इमोशनल हार्मनी चाहते हैं, तो आपको हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है। तो अभी हम जानेंगे कि डिजीज को हमने 3 पार्ट्स में, 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है फिजिकल डिजीज, एंड देन मेंटल डिजीज,
एंड देन इमोशनल डिजीज। फिजिकल डिजीज, इनको हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वह डिजीज जो हमको दिखाई पड़ते हैं और वह डिजीज जो हमको दिखाई नहीं पड़ते। किसी के चोट लग जाती है, या स्किन पे किसी के फोड़ा हो जाता है, या स्किन पे दाने निकल आ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। या कभी कभी किसी का फ्रैक्चर हो गया, हड्डी तो अंदर से टूटी है परंतु बाहर से क्या है, उसके अंदर सूजन आ गई, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वह सारे डिजीज जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको हम विजिबल फिजिकल डिजीज कहते हैं। एंड दूसरा है इनविजिबल फिजिकल डिजीज। तो ये कोई हमारे इसके स्पेसिफिक सिग्निफिकेशंस नहीं मिलते हमारी बॉडी के ऊपर। अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो हमारी बॉडी पे उसके कुछ सिम्टम दिखाई नहीं देंगे, परंतु क्या है कि स्ट्रेस की वजह से उसे डायबिटिक हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी, या कुछ लोग बहुत ओसीडी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में चिड़चिड़े होंगे। तो ये जब हमारे जो इनविजिबल फिजिकल डिजीज है, इसका भी पूरा असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है। आइए जानते हैं कि मेंटल डिजीज कौन कौन से होते हैं। मेंटल डिजीज जो है, ये किसी भी व्यक्ति की उसकी सोचने की क्षमता, उसका बिहेवियर, उसका मेमोरी, एंड वो दूसरों के साथ किस तरह से अपने रिलेशंस बनाता है, इस पर पड़ता है। तो जब मेंटल डिजीज होते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी के संबंध दूसरों के साथ अच्छे नहीं रहते। एंड साथ ही साथ अगर हम देखें तो उसका जो अपना डेली का रूटीन वर्क है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, उस पर भी बहुत असर आता है। तो जब व्यक्ति फिजिकल फिट होता है, कभी कभी हमको दिखाई पड़ रहा है यार ये तो बहुत अच्छा हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त है, तो ऐसा हम नहीं जान पाते। हो सकता है कि वो अपने अंदर बहुत सारा स्ट्रेस लेके चल रहा हो, वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो। तो ऐसे व्यक्ति में जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो फिजिकल फिट है पर मेंटली एंड इमोशनली डिस्टर्ब है, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है, या व्यक्ति एंजाइटी में है और ओसीडी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से वो क्या है, चिड़चिड़ा रहेगा, उदास रहेगा, अकेलेपन में रहना सीख जाएगा, एंड अपनी चीजों को वो ठीक से फोकस ही भी नहीं कर पाता। एंड समटाइम ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति का जो खान पान है वो बिहेवियर पैटर्न भी बिल्कुल बदल जाता है। इमोशनल डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक्चुअली में लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। जब व्यक्ति की फील करने की क्षमता और सोचने की क्षमता, या दूसरों के साथ वो अपने जो रिलेशन बनाने की क्षमता प्रभावित होती है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल डिजीज से जूझ रहा होता है। अच्छा, कहीं भी हमारी मेडिकल हिस्ट्री में इसके लिए एक कोई अलग कैटेगरी नहीं बनाई गई है कि इस प्रकार के डिसीज आपके इमोशनल डिसीज होंगे। परंतु अगर कोई व्यक्ति इनसे सफर कर रहा होता है, तो उसका पूरा जो है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर इसका पूरा पूरा प्रभाव जाता है। अगर मान लो कोई एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से अपना डर के साथ जीता है, या किसी के साथ उसका कोई अनबन है और वो मन में अपने ग्रीफ्स लेके जी रहा है। एक व्यक्ति आप देखते हैं कि बहुत ही हमेशा जब भी उससे बात करो गुस्से में बात करता है। समटाइम्स किसी किसी को ये गिल्ट रहता है कि मैंने ये काम नहीं किया, या मेरी वजह से किसी का नुकसान हुआ है, जेलेसी हेट्रेड में रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अगर हम पैटर्न को चेक करें तो वो कहीं ना कहीं आपको देखेगा कि उनका मूड स्विंग होता रहता है, वो हमेशा चिड़चिड़े से रहेंगे, एंड वो अपनी फीलिंग्स को ठीक से किसी को बता भी नहीं पाते, एंड होता क्या है, वो लोनलीनेस में चले जाते हैं। एंड इसी वजह से जब वो अपने अकेलेपन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाता है। एंड इन सब के चलते सबसे बुरा ये होता है कि उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आइए हम जाने कि ये तीनों फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ आपस में किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति इमोशनली स्ट्रेस होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि फिजिकल उसको भी प्रॉब्लम आ रही है। सपोज जैसे कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, तो आपको पता है जो स्ट्रेस में या गुस्से में रहने की वजह से हमारा डाइजेशन बहुत वीक हो जाता है। एंड तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे को हाइपरटेंशन होएगी, हमारा डाइजेशन कमजोर हो जाएगा, एंड उसके चलते हमेशा वो व्यक्ति हमेशा सिर दर्द की शिकायत करेगा। एंड अगर किसी को फिजिकल इलनेस है, वो उसकी इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट डालता है। कोई व्यक्ति किसी क्रॉनिकल डिजीज से जूझ रहा है और उसको बेड पे ही बैठना है, तो क्या वह कभी खुश रह पाएगा? वो
उसको उदासी बनी रहेगी और उसको हमेशा एंजाइटी रहेगी कि कब मैं बाहर निकलूं और कब मैं ठीक हो जाऊं। तो इसी तरह अगर मेंटल डिसऑर्डर्स है तो ये कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल एंड फिजिकल दोनों प्रकार की हेल्थ को प्रभावित करते हैं। आइए थोड़ा हम और अधिक जानें कि ये इमोशनल हेल्थ होती क्या चीज है। इमोशनल हेल्थ की मदद से एक व्यक्ति यह समझ पाता है कि वह अपने आप को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहा है, वह अपने इमोशंस को कितना हेल्दी वे में मैनेज कर पाता है, और आप ये भी समझ पाते हैं कि वह अपने लाइफ के चैलेंजेस को कितना पॉजिटिवली ले रहा है। तो एक अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए आपकी डिसीजन मेकिंग का बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। तो एक अच्छी इमोशनल हेल्थ की क्या क्या लक्षण है, आइए ये देखते हैं। कि जब एक व्यक्ति कोई उसकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है तो वह अपने इमोशन को सबसे पहले तो अच्छी तरह से समझ पाता है कि मेरे इस समय क्या क्या इमोशंस चल रहे हैं। फिर वो उन इमोशंस को अच्छी तरह से दूसरे को बताने लायक भी हो जाता है, एक्सप्रेस भी अच्छे से करता है। एंड अगर कोई नेगेटिव इमोशंस उसकी लाइफ में आ भी गए, सपोज उसको स्ट्रेस आ गया, तो वो उसको बहुत कूलली और कामली हैंडल कर लेगा। एंड कभी कभी तो उसकी लाइफ में अगर कोई सेटबैक्स आ गया तो मोस्टली हमने देखा है कि लोग उस बहाव के साथ बह जाते हैं। मगर अगर कोई इमोशनली हेल्दी है, स्ट्रांग है, तो वो क्या है, उस सेटबैक से बहुत ही जल्दी रिकवर करके अपना आगे की और लाइफ में मूव ऑन कर जाता है। तो इसको एक उदाहरण से हम इस तरह से समझेंगे कि सपोज अगर किसी व्यक्ति का कोई नियर डियर है, उसने उसका वो चला गया उसको छोड़कर, एंड अब उसको ये लग रहा है कि मुझे लाइफ में किसी की भी सपोर्ट नहीं मिल रही, अब मैं धीरे आगे कैसे बढ़ूंगा। तो अगर वो इमोशनली हेल्दी है तो वो उस सेटबैक्स को पहले तो एक्सेप्ट करेगा, एंड फिर क्या है, अपनी पूरी ताकत और क्षमता लगा के अपनी लाइफ में आगे की और बढ़ेगा, ना कि वो वहीं अटक जाएगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है, अगर वो इमोशनली हेल्दी है तो अपने गुस्से को बड़ा काम तरीके से एक्सप्रेस करेगा। वरना क्या है, वो हाइपर होएगा, चीजें तोड़फोड़ करेगा या मार पिटाई करके अपने गुस्से को दिखाएगा। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी है, एंजाइटी को दूर करने के लिए वो क्या करेगा, या तो जिम जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, कोई माइंडफुल एक्टिविटी करेगा, या योगा मेडिटेशन करके वो अपने आप को शांत करेगा और अपना आगे लाइफ में बढ़ेगा। तो अगर हम इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझें तो अपनी व दूसरों के इमोशंस को हम कितनी अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं और किस तरह पे हम लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं, और हम इन नेगेटिविटी से कितना पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, यही इमोशनल हेल्थ के से हमें पता चलता है। देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिसर्च। तो इस रिसर्च का क्या मतलब था, अभी तक हम क्यों अभी तक इससे दूर रहे। तो इस रिसर्च का मुख्य मकसद यही था कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट जो इमोशन पैटर्न हैं जो उसके चार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसको समझें, एंड उस इमोशनल पैटर्न्स को समझ के अगर वहां पे कुछ नेगेटिव पैटर्न दिखाई दे रहा है तो हम बैच फ्लावर रेमेडीज की मदद से उन इमोशंस को हील कर सकें। और जब हम इन दोनों मोडालिटीज को साथ में लेकर आते हैं तो एक बहुत अच्छा बैलेंस स्थापित करने में ये हमारी मदद करता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिसर्च। अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं मिला कि इन दोनों मोडालिटीज को मिला के कोई रिसर्च की गई हो। अगर कोई इक्का दुक्का रिसर्च भी हुई है तो वो कहीं पब्लिकेशंस में नहीं आई है। एंड जब ना ही हमने अभी तक ऐसा कोई पढ़ा कि कोई पर्टिकुलर बर्थ चार्ट देख के हम वहाँ के इमोशनल पैटर्न को समझें और हम ये बताएं कि ये फला फला रेमेडीज देने से वह व्यक्ति इमोशनली हील हो जाता है। तो इस स्टडी का मेन मकसद यही है कि ये जो दोनों के बीच में एक गैप आया हुआ है, इस गैप को फिल करना। तो यह रिसर्च मेंटल और इमोशनल वेलनेस में एक वैल्यू एडिशन का काम करेगी, और इसके माध्यम से हम मन, शरीर और आत्मा के बीच में एक अच्छा बैलेंस स्थापित करने की प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे आजकल जैसे लोग एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ कम जाते हैं, ऑल्टरनेट हीलिंग्स या होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं, तो ये एक उनके लिए नया दरवाजा खोलने का काम करेगी। और एस्ट्रोलॉजी की मदद से और बैच फ्लावर की मदद से हम इमोशनल डिजीज को अच्छे से क्यों कर पाएंगे।
प्लैनेट्स का इमोशनल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जैसे मून है, वो हमारी इमोशनल नेचर और हमारी जो लाइफ में चेंजेस आती हैं, क्विक चेंजेस जो जल्दी जल्दी आती हैं, उनको रिफ्लेक्ट करता है। मरकरी हमारी मेमोरी कैसी है उसके बारे में बताता है। वीनस हमारी लव, हार्मनी एंड प्लेजर को रिफ्लेक्ट करता है। एंड सैटर्न हमारे को ये बताता है कि हम में कितनी सहन शक्ति है और हमारे कार्मिक लेसन्स क्या हैं। जुपिटर से हमें ये पता चलता है कि एक्सपेंशन एंड विजडम के बारे में। और मेन इंपॉर्टेंट हमारे वाटरी साइन जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस है, ये हमारी डीप इमोशनल सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम इमोशनल हेल्थ के बारे में इतना जान रहे थे, तो अभी हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि ये जो बैच फ्लावर रेमेडीज हैं जो कि हमारे इमोशनल हीलिंग का काम करती हैं, इनको डॉक्टर बैच ने दिया था। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बैच कौन थे? डॉक्टर बैच, इनका जन्म 1886 में इंग्लैंड में हुआ था। पेशे से ये सर्जन थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बाद में होम्योपैथिक में भी बहुत सारे रिसर्च किए थे, एंड इज अ स्पिरिचुअल राइटर्स भी आल्सो। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि ये मेडिटेशन या माइंडफुल एक्टिविटीज को भी प्रमोट करते रहे होंगे। उन्होंने बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी में डिग्री ली थी, एंड साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ का एक डिप्लोमा लिया था। एंड हार्ले स्ट्रीट में उनके अपने समय पे वहाँ उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी। उन्होंने बैक्टीरियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की थी। एंड उन्होंने एक बहुत सुंदर बुक लिखी थी, हाउ टू क्योर द क्रॉनिक डिजीज। उन्होंने इस बुक के अंदर बेसिकली यह बताया था कि किस तरह एक व्यक्ति हेल्दी डाइट को फॉलो करते हुए क्रॉनिकल डिजीज से अपने आप को सेव कर सकता है। He treated many patients suffering from the various illness by using these batch flower remedies. और उनका मानना ये था कि फिजिकल और इमोशनल हेल्थ ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। 1917 में जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो ही वॉज सरप्राइज्ड कि मैं लोगों को हेल्दी रखने की सलाह देता हूँ, उनको हेल्दी रखने की टिप्स देता हूँ, और मुझे ही ये बीमारी हो गई। एंड डॉक्टरों ने तो उनको ये कह दिया था कि आपके पास 6 मंथ है, पर उन्होंने अपने अकेले दम पे अगले 19 साल तक वो जिंदा रहे, और सिंगल हेडेड वो उन्होंने बैच फ्लावर रेमेडीज की खोज करी, और 38 रेमेडीज उन्होंने हम लोगों को दी। हाउ बैच फ्लावर रेमेडीज वर्क्स। तो बैच फ्लावर रेमेडीज जो है हमारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस है उनको सबसे पहले तो एड्रेस करती है। एंड फिर जो हम बैच फ्लावर रेमेडीज इनटेक करने के लिए देते हैं या एप्लीकेशन के लिए देते हैं, तो उनको यूज करने से जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारे पॉजिटिव इमोशनल क्वालिटीज आती हैं, उससे बंदे जो है एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ मूव ऑन करता है। तो यहाँ पर जो उन्होंने हमको 38 रेमेडीज दी है, वो 38 रेमेडीज हमारे अलग अलग इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, एंड अलग अलग भावनाओं को दिखाते हुए हम व्यक्ति से जब बातचीत करते हैं, उसके इमोशंस हमें पता चलते हैं, तो उसके बिहाफ पे हम उसको वो रेमेडी देते हैं ताकि उसको इमोशनल हीलिंग हो सके। तो यह व्यक्ति के जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इमोशंस को बैलेंस करने का काम करती है। तो इस रेमेडीज को लेने से क्या होता है कि एक जो स्ट्रेस लेवल होता है किसी के अंदर, वह कम हो जाता है, उसको इजीली हैंडल कर लेता है कूलली। एंड अगर लाइफ में जो कुछ चेंजेस आती हैं जिनसे व्यक्ति हमेशा जूझता रहता है, एंड बहुत छोटी सी चीज है, थोड़ा सा वेदर चेंज होता है, तो हमने देखा कई बच्चे, बच्चे क्या बड़े भी, उनको खांसी जुकाम कफ कोल्ड पकड़ लेता है, या कोई अपना मकान बदलता है तो वो उससे एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जैसे हम देते हैं रेमेडीज, तो उनको बहुत अच्छी अडेप्टेबिलिटी आती है इस चेंजेस के प्रति। और उन सब के चलते क्या है, व्यक्ति अपने आप को बहुत पीसफुल एंड शांत फील करता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जैसे मिमुलस है, कोई व्यक्ति आपको बताता है कि मेरे को फला फला चीज से डर लगता है,
स्पेशली वो डर जिसका वो नाम दे पाता है, तो ऐसे में हम उसको मिमले देते हैं। और कुछ डर ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं किए जाते, वहां पर हम उनको एस्पिन देते हैं। एंड अगर हमारा कोई पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा हुआ है, या हम किसी ट्रॉमा में से गुजर रहे हैं, अचानक हमारे साथ कुछ हो गया, तो ऐसे में हम स्टार ऑफ बेथलेम देते हैं। एंड चेंजेस के प्रति अडेप्टेबिलिटी लाने के लिए हम वॉलनट देते हैं। और कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने के लिए हम लार्ज की रिकमेंडेशन करते हैं। तो डॉक्टर बैश ने हमें केवल 38 रेमेडीज दी थी। एंड एक रेमेडी उन्होंने और दी थी जिसको हम रेस्क्यू रेमेडी के नाम से जानते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। तो डॉक्टर बैच ने इन रेमेडीज को 12, 7, 19 की कैटेगरीज में डाला था। तो 12 रेमेडीज वो हैं जो सोल टाइप होती हैं। हमने राशियों के माध्यम से जाना कि हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है जिसके साथ वह जन्म लेता है, वो उसका कोर नेचर होता है। तो मे भी जब डॉक्टर बैच ने इन रेमेडीज का इन्वेंशन किया था, या वहां पर एस्ट्रोलॉजी इतनी पॉपुलर नहीं थी और उनको भी नहीं पता था कि ये सोल टाइप रेमेडीज कहीं ना कहीं हमारे जो है राशियों से मिलती जुलती होंगी। तो बाद में जैसे जैसे और लोगों ने देखा, तो कहीं ना कहीं ये पाया कि ये जो 12 सोल टाइप रेमेडीज हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बेसिक नेचर एंड कोर नेचर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड 7 हेल्पर ये क्रॉनिकल कंडीशंस या एक लंबे टाइम तक बीमारी के कारण होती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति एक लंबे टाइम से जूझ रहा होता है, तो एक उसके अंदर कुछ बेसिकली वो उसके कोर नेचर वाला इमोशंस नहीं है, परंतु एक लंबे टाइम के साथ किसी चीज से स्ट्रगल करते करते वो उसका स्वभाव बन गया है। एंड 19 रेमेडीज वो होती हैं जो करंट सिचुएशन के कारण उभरती हैं। सपोज कोई बच्चा गिर गया, चोट लग गया, तो उसे अचानक से डर लगा, परंतु ये उसका मूल स्वभाव नहीं था, परंतु वो रिएक्टिव रिएक्शन की वजह से उसको डर लगा। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए 19 रिएक्टिव रेमेडीज का हम यूज करते हैं। एंड 5 फ्लावर रेस्क्यू रेमेडी जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, उपरोक्त जो 38 फ्लावर्स हमको डॉक्टर बैच ने दिए थे, उनमें से 5 फ्लावर चूज करके डॉक्टर बैच ने एक रेमेडी बनाई थी, कॉम्बिनेशन बनाया था, जिसको हम रेस्क्यू रेमेडी के नाम से जानते हैं। ये हमारे इमरजेंसी कंडीशंस को डील करने में, या कोई सडन शॉक या ट्रामा है उसको डील करने में हमारी मदद करती हैं। तो आइए जानते हैं कि ये डॉक्टर बैच ने क्या करा, कि इन सारी 38 रेमेडीज को याद करना तो बड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक इमोशंस थे, उनको सिंगल सिंगल कैटेगरी में डाला। और उस कैटेगरी में डालने के पश्चात उन्होंने मेन ये 7 कैटेगरीज बनाई। पहली कैटेगरी है फियर। फियर किसी भी टाइप का हो सकता है। एंड बताने वाला, नहीं बताने वाला, अपनों का या किसी भी प्रकार का, उन सबको फियर्स में डाला गया। और यहाँ पे हम रोक्रोस, मिमुलर, एस्पिन, चेरी प्लम एंड रेड चेस्टनट देते हैं। ऐसे ही सेकंड हमारा है अनसर्टेनिटी। कभी कभी हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारे डिसीजन क्लियर नहीं होते, हम अपने बारे में या अपने सिचुएशंस के बारे में श्योर नहीं होते। तो ऐसे में सिराटोस, कलरेंथस, जेंशियन, गोर्स, हॉर्नबिन एंड वाइल्ड रोड का इस कैटेगरी में रखा गया। थर्ड कैटेगरी है इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। आप देखते होंगे कभी कभी व्यक्ति है पूरे डे ड्रीमिंग में रहता है, वर्तमान में क्या हो रहा है उसको कुछ इस चीज से मतलब नहीं है। तो इन सब के लिए चेस्टनट बट, क्लेमाटिस, हनीसक्कल, मस्टर्ड, ऑलिव, व्हाइट चेस्टनट, वाइल्ड रोज दिया गया। तो यहाँ मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि ये सारी रेमेडी सिर्फ इन्हीं को देनी है। इसके अंदर भी हम देखते हैं कि व्यक्ति को अगर सपोज फियर है, तो वो किस कारण से हो रहा है, तो हमें उसके इमोशंस को पहचान करते हुए उससे रिलेटेड रेमेडीज उसको देनी है। फोर्थ कैटेगरी हमारी है लोनलीनेस, जो हमेशा अपने आप को अकेलेपन में रखते हैं। तो अकेलेपन भाई तो कई कारणों से होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम वाटर वायलेट, इम्पेटियंस, हीदर देते हैं उसके इमोशंस को समझ के कि किस वजह से वो लोनलीनेस में है। फिफ्थ है ओवर सेंसिटिविटी टू इन्फ्लुएंस एंड आइडियाज। ये किसी भी चीज से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वो दूसरों का आइडिया है, चाहे वो कहीं कोई जगह का प्रभाव है, किसी ना किसी को ये अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, कभी कभी किसी की नकल करने लगते हैं। तो जहां कहीं वो दूसरों से प्रभावित होता है, इस कैटेगरी में हम एग्रीमनी, सेंटोरी, वॉलनट एंड होली को रेकमेंड करते हैं। डेस्पेयर के लिए जो हमेशा
होपलेस रहते हैं, डिस्करेज रहते हैं, जो ये सोच लेते हैं कि अब लाइफ में मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, क्रैब एप्पल, एल्म, लार्च ओक, पाइन, स्टार ऑफ बेथलेम, स्वीट चेस्टनट एंड विलो देते हैं। लास्ट कैटेगरी है ओवर केयर फॉर अदर्स, जो हमेशा दूसरों को लेके चिंतित रहते हैं, ये मेरा अपना, ये मेरा, या कभी कभी कोई कोई किसी वस्तु के साथ पोजेसिव हो जाता है, इमोशंस जुड़ जाते हैं। तो इस पोजेस ऐसी कैटेगरी के लिए हम चिकरी, वर्मिन, वाइन, बीच एंड रॉक वाटर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये बैश फ्लावर रेमेडीज किस तरह से हमारे प्लैनेट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सन। सन क्या है? अगर इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता है तो ये ईगो और सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। तो जब इसको हम रेमेडी देते हैं यहाँ पे लार्ज, तो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ऐसे मून जो है कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी देता है, तो मेमुलस देने से उसके अंदर काम एंड करेज आती है। मार्स हमारे को एंगर देता है, तो हॉली रेमेडी देने से उसके अंदर कंपैशन आता है, करुणा भाव जागने लगता है। वीनस आपको पोजेसिव बनाता है अगर वो इम्बैलेंस हो जाए, तो चिकरी देने से उसके अंदर एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग्स डेवलप होती हैं। मरकरी, इसको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रखने की हैबिट होती है, दे आर वेरी एंशियस। इसकी वजह से क्या है, उनका माइंड 24/7 चिटरिंग करता रहता है, ओवर थिंकिंग करता है। तो व्हाइट चेस्ट देने से उनको क्लैरिटी आती है कि उनको किस तरह से आगे मूव ऑन करना है। तो यहाँ पे हमने अभी प्लैनेट्स के बारे में देखा, अब हम जॉडियक साइंस के बारे में देखेंगे। एरिस का जो सोल पर्सनैलिटी होता है वो करेज एंड इनिशिएटिव होता है। जब वो इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या है, वो इम्पेशंस हो जाता है, उसको हर काम को करने की बहुत जल्दी सी पड़ी रहती है। इसी जब उसका काम नहीं होता तो इरिटेट रहता है। तो यहाँ पर हम उसको इम्पेटियंस देते हैं, तो इससे क्या आता है, उसके अंदर पेशेंस डेवलप हो जाता है। टॉरस पर्सन्स इनर पीस एंड स्टेबिलिटी वाले होते हैं। अगर ये इमोशंस इम्बैलेंस हो जाएं तो डिस्करेजमेंट और सेटबैक्स, डिप्रेशन रिफ्लेक्ट करता है। तो जिनशिन देने से इनके अंदर एक ये रियलाइजेशन आती है कि कोई फेलियर नहीं है, अभी भी आगे रास्ता बाकी है, उनके अंदर होप डेवलप होती है। जेमिनी वाले, ये क्लियर कम्युनिकेशन एंड क्यूरियोसिटी पर्सनैलिटी इनकी होती है। एंड अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है तो इनमें सेल्फ डाउट आता है, एंड दे ऑलवेज सीक द एडवाइस ऑफ द अदर पर्सन्स। उनको हर चीज के लिए कंफर्मेशन की जरूरत होती है। तो आफ्टर गिविंग दिस सरेटो, उनके अंदर अपने ही जजमेंट के प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। And Cancer, they are very emotional kind of persons. They have mothering and nurturing qualities, and they are very good protector. तो इनका क्या है कि जब अगर ये आपके इमोशन इम्बैलेंस हो गए तो डे ड्रीमिंग एंड प्रेजेंट मोमेंट के अंदर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और हमेशा आपको जैसे लगेगा लॉस्ट माइंडेड है, एब्सेंट माइंडेड है। तो जब हम उनको क्लिमैटिक्स देते हैं तो ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेते हैं और उनको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। लियर लियो वाले, इनके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होती है, एंड दे ऑलवेज सीक रिस्पेक्ट। अगर ये ओवर हो जाए तो इनके अंदर ओवर एंथुजियाज्म एंड आ जाता है, और इनके अपने ही फिक्स प्रिंसिपल्स होते हैं क्योंकि ये बॉसी नेचर के होते हैं। तो वर्विन देने से क्या है, ये अपनी प्रॉब्लम्स को एक मेजर्ड वे में हैंडल करना सीख जाते हैं। वर्गो, इनका हमेशा सर्विस एटीट्यूड होता है, एंड उसकी वजह से क्या है कि लोग इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दे पीपल कैन नॉट से नो टू एनीवन जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो सेंटोरी देने से क्या है, ये अपना खुद का स्टैंड लेना शुरू करते हैं, और जरूरत पड़ने पर ये नो कहना भी सीख जाते हैं। लिब्रा वाले, दे आर वेरी हारमोनियस एंड रिलेशनशिप टाइप पर्सन होते हैं। अगर ये इमोशन इनके इम्बैलेंस हो गए तो इनके अंदर एक अनिश्चितता आ जाती है, एंड इनडिसीजन एंड फेस्ड विथ टू पॉसिबिलिटी स्पेशल। एक तो होता है कई चीजों के बीच में चुनाव करना, एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में चुनाव करना। तो यहाँ पे जब हम स्क्लेरेंथेस देते हैं तो बहुत ये ओपन माइंड के साथ, क्लियर माइंड के साथ ये सोच पाते हैं कि इनको क्या चूज करना है। स्कॉर्पियो वाले,
स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन टाइप के होते हैं। एंड जब इनका इमोशन इम्बैलेंस हो जाए तो दे बिकम वेरी ओवर पोसेसिव एंड वेरी ओवर प्रोटेक्टिव। एंड चिकरी देने से क्या होता है कि ये दूसरों को भी प्यार के साथ उनका उनके एक्सप्रेशंस जो हैं बताने के लिए उनको परमिशन देते हैं, वरना तो ये इतनी बुरी तरह से चिपक जाते हैं कि दूसरे सामने वाला व्यक्ति सोचता है यार इसके प्यार के नीचे तो मेरा दम घुट रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दूसरों को भी स्पेस देना शुरू कर देते हैं, दूसरों को भी फ्रीडम देना शुरू कर देते हैं। एंड कैप्रिकॉन दे आर वेरी डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स। तो जब इम्बैलेंस हो जाता है तो ये ओवर रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाते हैं, और इनके मन में हमेशा डर लगा रहता है कि मेरा काम खत्म होगा या नहीं। तो ये जैसे अपने आप को सही प्रूफ करने में लगे होते हैं, वह नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जब हम मिमलस देते हैं तो इससे उनके अंदर काम एंड करेज डेवलप होता है। एक्वेरियस इनकी इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं। एंड अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो दे बिकम अलूफ आइसोलेटेड एंड मे अपीयर इन प्राउड। कहीं ना कहीं इनके अंदर प्राउड आपको देखने को मिल जाता है। तो वाटर वॉयलेट देने से ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट लेना शुरू कर देते हैं एंड ग्रुप्स को भी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। Pisces, they are very faith and devotional kind of persons. When it become imbalance, extreme fear, panic, फ्राइट फ्लाइट एंड फ्रीज। तो हमेशा एक ऐसे लगता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति जम गया, जड़ गया। तो इस टाइप के फीलिंग जब आती है एक डर के मारे के, उसका जब कहते हैं ना कभी कभी कि खून ही रुक गया, खून जम गया, पता नहीं क्या हुआ उस व्यक्ति को। तो जब हम उसको रॉकरोज देते हैं तो उसके अंदर फिर काम एंड करेज डेवलप होता है, और उसका लाइफ के प्रति जो ट्रस्ट है वो वापस आता है। तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों मोडालिटीज, बैच फ्लावर रेमेडी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों आपस में किस तरह से काम करती है। बेसिकली अगर हम ये देखें तो एस्ट्रोलॉजी और बैच फ्लावर रेमेडीज दोनों कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के बारे में ही हमको बताती हैं। तो बैच एस्ट्रोलॉजी से हम बर्थ चार्ट के द्वारा ये जान पाते हैं कि उसके कौन कौन से इमोशन डिस्टर्ब हैं, और वहीं पे फिर हम बैच फ्लावर रेमेडीज में उन इमोशंस को पहचानते हुए क्या क्या उसके नेगेटिव इमोशंस है एंड उससे रिलेटेड हम रेमेडीज देते हैं, तो जिससे क्या है उसके अंदर पॉजिटिव हीलिंग आनी शुरू हो जाती है। एंड साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सपोज किसी का मून बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, हमें चार्ट में देखने को मिला कि मून इज इफेक्टेड किसी भी कारण से है, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फियर बना रहेगा, डर बना रहेगा। तो हम डर रिलेटेड कैटेगरी में से कि उसको किस प्रकार का डर है चूज करके, लाइक सपोज एस्पिन देना है, रॉकरोज देना है, मिमुलस देना है, तो वह देंगे जिससे उसके अंदर काम एंड करेज डेवलप हो जाएगा। सपोज सैटर्न प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं अपना कार्मिक बर्डन लेके चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं होपलेस हो जाते हैं और उदासी से घिरे रहते हैं। तो हम स्टार ऑफ बेथलेम, वॉलनट, जेंशन और विलो ऐसी रेमेडीज में से एज पर द पर्सन इमोशन सिलेक्ट करके उसको देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक होप एंड कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। तो हमने देखा कि ये जब दोनों मोडालिटीज को हम साथ में लेके चलते हैं तो एक व्यक्ति के मन में, आत्मा में एक अच्छा सा हार्मनी क्रिएट होती है, बैलेंस डेवलप हो जाता है। तो इसको हम एक छोटे से चार्ट माध्यम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैंने रैंडमली एक चार्ट लिया, ये टॉरस लग्न का चार्ट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10वें घर में मून एंड सैटर्न बैठा हुआ है। तो अगर हम कहें तो यहाँ पे सैटर्न अपने ही घर में बहुत अच्छा है। सैटर्न जो है मार्स के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में। एंड मून श्रवणा नक्षत्र में है, तो हम ये कह सकते हैं कि मून अपने नक्षत्र में बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं अगर जब हमारा सैटर्न मार्स के नक्षत्र में आ जाता है तो वो मार्स से इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या है, एक
इनर रेजिस्टेंस बनी रहती है काम के प्रति। बिकॉज हम देखते हैं मार्स बहुत एनर्जेटिक है, और वहीं सैटर्न जो है वो बहुत ही स्लो प्लेनेट है, कहीं ना कहीं एक उसके ऊपर हैवी कर्मा है, ड्यूटी बाउंड है। तो इसी प्रकार से अगर हम मून की बात देखें तो वो एक अपने ही नक्षत्र में होने के कारण व्यक्ति को बहुत अच्छी जो है समझ देता है, उसकी मेमोरी अच्छी बनाता है, एंड वो चीजों को सुनकर देखकर बहुत अच्छे से समझ लेता है। एंड परंतु कहीं ना कहीं ये है कि वो दूसरों का बर्डन भी कैरी कर लेता है ड्यू टू द सैटर्न, वो सैटर्न इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर एक चीज और हम देखेंगे कि भाव भी अपना पूरा रोल अदा करते हैं। ये कैप्रिकॉन साइन में बैठे हैं, 9वें भाव में बैठे हैं, तो वो 9वां भाव कहीं ना कहीं हमारे पिता को और गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर उसके जो कर्म जो है उसके गुरु के प्रति, उसके फादर के प्रति कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे 9th हाउस हमारे धर्म को दिखाता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि व्यक्ति जो है उसका इंक्लिनेशन जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा है। तो अगर हम इसके इमोशनल एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करें तो हम ये देखेंगे कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इमोशनली इमेच्योर है, और वो इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन है, बट मॉरली बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को ठीक से लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ये इसकी वीकनेसेस है, जिसकी वजह से वो लाइफ में बहुत ज्यादा सफर करता है, एंड अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल एंड हर्डल फेस करते हुए कहीं ना कहीं उसका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है। तो जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसका रुझान जो है लोगों से मिलने जुलने में खत्म हो जाता है, जिसके चलते वो अपने अकेलेपन को स्वीकार करता है और अकेला रहना सीख जाता है। तो वो अपनी स्ट्रगल की वजह से वो क्या करता है, लाइफ में अपने कुछ बिलीफ सिस्टम बना लेता है, अपने एक्सपीरियंस की वजह से, अपने एंजॉयमेंट और कंफर्ट से नहीं बनाता, पर जो स्ट्रगल उसने किया है वो उसकी वजह से बनाता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो एक इमोशनल पेन की वजह से गुजर रहा होता है, टॉलरेट करता है, उसको सहने की क्षमता आ जाती है, एंड धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही रिजिड काइंड का पर्सन बन जाता है। तो जब ये रिजिडिटी आती है, तो जो हमारी रिजिडिटी हमारी इमोशंस में आ गई, हमारे माइंड में आ गई, तो अब कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी में भी रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। लाइक व्यक्ति के नी पेन्स हो रहे हैं, जॉइंट स्टिफनेस हो रही है, लोअर बॉडी में उसके बहुत पेन है। तो एंड हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। एंड उसका अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो एक जब खड़ा भी होता है तो उसके पोस्चर में भी आपको एक रिजिडिटी नजर आती है। तो इन सब के चलते क्या होता है, कहीं ना कहीं उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, एंड कहीं ना कहीं उसको डाइजेशन की वीकनेस होती है, उसको हैवीनेस सा बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन आ गई, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती उसके न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में ठीक से। तो उसको क्या है, हमेशा ना थकावट थकावट सी लगी रहेगी, एंड हमेशा कंप्लेंट करेगा कि मेरे को सिर में भारीपन सा महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ओवर थिंकिंग भी यहाँ क्रिएट होने लग जाती है जब उसका काम ठीक से नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द सैटर्न एंड मार्स कॉम्बिनेशन। तो कहीं ना कहीं इन सब के चलते उसको ईएनटी इश्यूज आते हैं, एंड उसको कम्युनिकेशन इश्यूज भी देखे गए हैं। तो बैच फ्लावर रेमेडीज जो हमने उनकी कंडीशंस को देखते हुए सजेस्ट की थी, दे आर पाइन, क्योंकि अपने काम की वजह से वो कहीं ना कहीं हमेशा गिल्ट में रहते हैं। मस्टर्ड एक ऐसे इमोशंस जो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड सैडनेस उनके अंदर जो बनी रहती है उसके लिए। वाइट चेस्टनट ड्यू फॉर द ओवर थिंकिंग एंड द चैटरिंग माइंड, जो 24/7 उनके माइंड में चलता रहता है। वो सो जाते हैं, उनकी बॉडी लेटती है, परंतु उनका माइंड फिर भी चलता रहता है। स्टार ऑफ बैथलेम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पोस्ट ट्रोमा लेके चल रहे हैं, और उनका अपने गुरु और फादर के प्रति भी कुछ ना कुछ कर्मा है। तो ऐसे में ये रेमेडीज के साथ साथ हम उनको ये कहते हैं कि कुछ माइंडफुल एक्टिविटीज भी उनको करनी चाहिए, लाइक वो मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम करें। एंड आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि हम कुछ ना कुछ उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस भी बोलने के लिए, चैंट करने के लिए बोलते रहते हैं, या कुछ स्पिरिचुअल उसको मंत्रास भी सुनने के लिए बोलते हैं। तो ये सब चीजें जब किसी व्यक्ति में आती हैं तो वो इमोशनली हील होना शुरू होता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, उसका पूरा पॉजिटिव प्रभाव उसकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे आके पड़ता है।
तो आइए आज हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या सीखा। तो आज की क्लास में हमने प्लैनेट्स, भाव, राशि और नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। एंड हमारी इमोशनल हेल्थ क्या होती है, हमने थोड़ा इसको जानने का प्रयास किया। और बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत समझा, किस तरह से ये प्लैनेट, राशि, भाव और इमोशंस और बैच फ्लावर रेमेडीज ये हमारी आपस में कनेक्टेड है। हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानकारी ली। तो अभी यहाँ मैं अपना समापन करना चाहूंगी, और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमको केवल यह बताती है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब किस वजह से हुए हैं, उनका रूट कॉज कहाँ पर है। और बैच फ्लावर रेमेडीज हमारे को उन इमोशंस को बैलेंस करने में हमारी मदद करती है कि किस तरह से हम नेचुरली उनको हील कर सकें। और जब दोनों मोडेलिटीज का आपस में समन्वय हो जाता है, कोऑर्डिनेशन होता है, तो उसकी वजह से हमारा मन, शरीर और हमारी आत्मा, इन दोनों के बीच में एक बहुत सुंदर सी हार्मनी क्रिएट होती है। और उसके साथ चलते क्या होता है, एक व्यक्ति होलिस्टिक अप्रोच के साथ अपने आप को एक हेल्थी लाइफ की ओर अग्रसर करता है। Thank you very much for listening me very patiently. If you have any doubt, if you want to ask me anything, you can put your questions there. दैट वाज अ वंडरफुल थिंग प्रमिला जी। आप बहुत बेसिक्स और रूट से आए हैं और एस्ट्रोलॉजी को लेकर एंड बैचलर रेमेडीज तक बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। दैट वाज Thank वेरी you so नाइस much. एंड या so we will first have the feedback from our sir guide Krishnakant ji. Sir. Yes, it's a good one. अच्छा आपने बोला है you are connecting your rashis, whatever your research part is like connecting your rashis with the research has been done with the planets and everything. It's a good one, good going, and we are hope to see you more information in the next week. In the Thank you, next sir. session. Thank you. Thank you Thank so you, much. sir. And any Right. more questions from the audience? No? Yeah. Venkatramana garu. प्रमिला जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपने आपका। ये आपने बहुत ही नया सब्जेक्ट, मेरे लिए तो बहुत ही नया है। सो ये बैच फेवर का मैंने पहली बार सुना, मतलब एस्ट्रॉइड मैगजीन में आप उसके बारे में आर्टिकल मैंने पढ़ा, लेकिन ये तो कम्प्लीटली न्यू है मेरे लिए। तो यस सर। मेरा प्रश्न ये है कि दिस इज अबाउट ऑल अबाउट इमोशनल वेलबींग। यस सर। ओके, अगर इमोशनल वेलबींग में हमको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ इस बैच फ्लेवर रेमेडीज को जोड़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि इमोशनल वेलबींग मतलब जब भी किसी प्रकार का एक आदमी का कुछ प्रॉब्लम आया तो सम इमोशनल प्रॉब्लम विल बी देयर। हम यस। डायरेक्टली वो देखकर उसको हम ट्रीट कर सकते हैं ना? इसको हाँ, हम श्योर। एक मिनट मेरा कंप्लीट करने दीजिए। इसको हमको एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ने की क्या जरूरत है? और इसमें कोई प्रेडिक्शंस की तो जरूरत नहीं है। इट इज ऑन द स्पॉट। अगर आदमी का, अगर एक व्यक्ति का कुछ प्रॉब्लम है तो इमोशनल प्रॉब्लम, देन वी टेक सर्टेन रेमेडीज यूजिंग द बैच फ्लेवर्स। तो मेरा प्रश्न ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको जोड़ने से क्या प्रयोजन है? और सेकंड क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ साइंटिफिक एविडेंस है क्या? एक्चुअली में हम ये कहें कि हमारे यहाँ पे इसका लेके कोई अभी साइंटिफिक एविडेंस इतने आए नहीं है। किसी किसी ने बहुत रेयर कोई इक्का दुक्का बुक में मैंने पढ़ा है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है, 8-10 लाइन का या छोटा सा एक चैप्टर दिया है, बट वहां भी हमारे को कुछ डिटेल्ड में नहीं पता चला है। एंड आपका जो पहला क्वेश्चन ये था कि क्यों हमने इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ा है, क्योंकि हमने प्रिडिक्शन तो यहाँ पे करनी नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो वो प्रिटेंड करता है कुछ और सामने हमारे को चार्ट के द्वारा पता चलता है कुछ और। तो वहां कहीं ना कहीं हमारे को ये तो पता चल जाता है कि इसकी कोर पर्सनैलिटी क्या है, और वो जो हमें बता रहा है और जो उसकी कोर पर्सनैलिटी, हम उसको मैच करके देखने की, ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे की तरफ लेकर जाना है। ओके, थैंक यू। और वन मोर क्वेश्चन, क्या ये सभी एज वालों के लिए ये हम यूज कर सकते हैं, या इट इज ओनली फॉर ओनली सर्टेन एज पीपल?
इसको हर एज के लोगों के लिए यूज किया जा सकता है। बेसिकली हम यहाँ पर ये भी सजेस्ट करते हैं कि कोई अगर न्यू बॉर्न बेबी है, उसको जो हम फर्स्ट बात कराते हैं, उसके लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक रेमेडीज होती है। क्योंकि कोई जब नया बच्चा आता है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में ट्रांजिशन हो ही रहा होता है ना। तो वो कहीं ना कहीं अपना पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ ट्रॉमा लेकर आया होता है। तो जब हम उस ट्रॉमा हील करने वाली उसको रेमेडी देते हैं, तो उसको वैसे तो पिला नहीं सकते, तो हम उसको बाथ टब में उसके कुछ ड्रॉप्स डाल के इस तरह से देते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं हीलिंग होती है। या थैंक यू सो मच। फाइनल क्वेश्चन, या एंड नॉट ऑन द ह्यूमन बींग्स, हम इनको अपने पेट्स को भी दे सकते हैं, अपने प्लांट्स पे भी यूज कर सकते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब पे इसका यूज किया जा सकता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। फाइनल क्वेश्चन इज दैट, फाइनल क्वेश्चन इज अबाउट, ये हम लोग ये बैच फ्लेवर्स हमारे घर में हम इसको पैदा कर सकते हैं, या हाउ इज देयर एनी प्रोसेस फॉर दैट? नहीं, कैन बैच वी? फ्लावर रेमेडीज एक्चुअली में डॉक्टर बैच ने अपने एनवायरनमेंट में जहां पर रहते थे, वहां पर जंगलों में जा जाके इनकी खोज की थी। तो मे भी हमारे यहाँ पे वो एनवायरनमेंट नहीं है, वो फ्लावर्स हमारे यहाँ पे नहीं उग सकते हैं। तो हम लोग वहीं से जहाँ पर ये बनते हैं, वहां से हम इसका मदर टिंचर मंगाते हैं। एंड देन फिर यहाँ पर हम उसके एज पर द इमोशन जो भी कॉम्बिनेशंस बना के देना है, वो इनटेक करने के लिए या एप्लीकेशंस के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी, थैंक यू सो मच। So we'll थैंक be यू सो looking forward for your next sessions. Thank you so much. थैंक यू सो मच। So that was good. Suraj ji. धन्यवाद प्रमिला जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने स, स, अपना भाषण दिया, सेशन दिया कर कहूंगी, भाषण नहीं, लेकिन इस सेशन ने एक प्रकार से शायद मुझे नई दिशा दिखाई है, क्योंकि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था इसके बारे में, और मैं समझती हूँ कि अधिक ज्ञान मुझे इस बारे में आपके आगे के सेशन से मिलेगा। बहुत बहुत Sure. धन्यवाद, तो शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yeah, Anandragar. Anandragar. Sorry. Yes, I have now opened, madam. I Yes, have yes. unmuted. Good evening, Madam Pramila ji. गुड इवनिंग It's सर। a really a good subject you have taken up. That batch flower treatment itself is a new one to the world in the medical astrology. So that is really a good thing, because I also have some intuition into it. I know about this batch flower system and all those things. I got one, two books also. I was going through it along with homeopathy. So now you are connecting this with the planets, and then that astrology combined with batch flower means is really a good thing, because it's all dependent on the emotional feelings curing only. That the emotional things linking grahas, what are there, and then those how we will see the जोडियाक देख लेके, उनके हारोस्कोप देख लेके हम इतना मालूम होता है, yes, he is suffering from this one. That means we are counter checking what we are determining. So the fixation of the illness, I mean कैसा वो उनका emotional thing क्या होता है, that we will counter check with the planets existing at that time. Even this can be linked with the Dasha and Antardasha and then Gochara also. How the movement of the planets also we can link it, and then their emotional thinkings, how they differ it. I think this you will be covering up in your next sessions. All the best, Sure, madam. sir. Nice, अच्छा करिए. श्योर सर, इन द Nice नेक्स्ट सेशन presentation. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, वहां पे दशा गोचर ये सब भी आएगा। Yes, yes. तो Because emotional thinking means Gochara should be there. Unless that यस, Gochara is there, emotional thinking, emotional, this one will श्योर not come श्योर also. सर, श्योर Very सर। interesting. Good, एंड good, very good. वन मोर थिंग कि आप तो होम्योपैथिक करते ही हैं, तो इट्स नथिंग न्यू टू फॉर द होम्योपैथ, इट्स एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ द होम्योपैथिक, तो यू नो बेटर ऑल दिस सर। Yes, there also we will cure emotional thinkings. There are यस यस good medicines are there, emotional feelings, and then कैसा होता sadness के वास्ते बहुत अच्छा, I mean laughing. These are all the things. There also we have some medicines in this batch flower also. Really, madam, this is the naturopathic treatment. Otherwise, श्योर श्योर so श्योर। Yes. बहुत अच्छा किए मैडम. साहब के अंडर you are going ahead
very good Yes. And So that's just all thesis the credit submitting. goes to our प्रोफेसर कृष्ण कांत सर, जिन्होंने मुझे इस चीज के लिए मोटिवेट किया और आगे बढ़ने के लिए कहा, बिकॉज Nice, आई ma'am. वाज इन Nice, डाउट ma'am. कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं. ओनली ही इज द पर्सन जिसने मुझे, एंड उन्होंने सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी कि मेरा चार्ट मुझसे ही रीड करवा के बोला कि आप ये करो ना. तो इट इज वेरी गुड पार्ट फॉर मी. It is a real thing, madam. Knowing the things is better. Then still more is how to go, how to lead the way, how to lead the path. That is the other thing. That is our mentor is there to head it. Thank you, madam. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, everyone. So hope you remember tomorrow is we have another session from 4 to 5:30. That is a debatable topic again. The Mars, is it a yoga or a dosha? Is it a dosha or a yoga? So we will meet tomorrow again at 4 p.m. Kindly join us for this. And thank you, Pramila ji, for the wonderful session. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah, Prasanna Devi Garu. I hope there's one more last question, Pramila ji. Ma'am, Prasanna Devi Garu. good evening, ma'am. Good evening, ji. Ma'am, actually, in the last, I missed last class of the Miss. It is related to the mass related topic. Yes. Okay. So, Yes. can I get any video related to that topic? Yeah, it is there. It is available in YouTube, ma. And tomorrow we have Okay, okay. another session on Mars with the marriage compatibility session. All right, Okay. ma'am. I'll join tomorrow. Yeah. Thank you. Four Thank you so much. o'clock, 4 p.m. Yeah. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, Thank you. everyone.